मैं मनीष मिश्र, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इतिहास की ऐसी जानकारियां आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके पहले चैप्टर से संबंधित है। क्या, कब, कहां और कैसे। जब हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष बहुत से विचार या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतिहास क्या है, इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास के स्रोतों के महत्व में उनकी उपयोगिता क्या है, तो ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति हमारा दायित्व क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की हमें अच्छी जानकारी हो, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इति धन ह धन हास, अर्थात ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका अध्ययन ही इतिहास है। या आप परिभाषक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि वह घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उनका अध्ययन ही इतिहास है, या पूर्व में घटित घटनाओं का लेखा जोखा ही इतिहास है। यानी एक बात तो समझ में आती है कि जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में आज जब हम जानने का प्रयास करते हैं वही इतिहास है। अब यहाँ पर देखिए, उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है, ये जानना जरूरी। देखिए उस समय ऐसे बहुत सी घटनाएं घटित हो चुकी थी, लेकिन उन बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, या बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी तो है लेकिन उसके लिखित सामग्री को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पहले उन्होंने बांटा प्राक ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने दूसरा बताया आद्य ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा उन्होंने बताया ऐतिहासिक काल। एक के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, दूसरे के बारे में साक्ष्य है लेकिन लिखित सामग्री जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और तीसरा उन्होंने क्या बताया, ऐतिहासिक काल। इस प्रकार जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सका है, ऐसे काल को उन्होंने ऐतिहासिक काल नाम दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि इतिहास जानने के साधन कौन कौन से। हम लोग भी सोचते हैं कि आखिर इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है और कौन कौन से वे साधन हैं जिनकी सहायता से हम इतिहास को जान सकते हैं या पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर हम ये 3 बिंदु देख रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत, या इसे विदेशियों के वृत्तांत भी कह सकते हैं या विदेशियों के विवरण भी कह सकते हैं। इसमें पुरातात्विक स्रोत जो पहला पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है, इसमें कई चीजें आती हैं। पुरातात्विक स्रोत से संबंधित हमारे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियां, चित्रकला आदि, ये सभी क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कई चीजें होती हैं, जैसे मुद्रा या अभिलेख की बात करते हैं। मुद्राएं हमें वो सारी चीजें बताती हैं जिसके विषय में हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार कौन होते हैं। पुरातत्ववेत्ता वो होते हैं जो खुदाई से प्राप्त सामग्री का लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, और इतिहासकार कौन होते हैं, उस लिखित दस्तावेज का जो है वर्णन करते हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो उसका पूरा वर्णन करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो आपके सामने चित्र प्रस्तुत है,
इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ बर्तन की तरह दिख रहे होंगे और कुछ औजार दिख रहे होंगे, कुछ मुहरे यानी मुद्राएं दिख रही होंगी। तो चूंकि चर्चा मुद्राओं से कर रहे थे हम पहले, तो उससे हमें ये पता क्या चलता है। मान लिया यह कोई मुद्रा है, गौर से इसको देखिएगा, इससे हमें, है तो छोटी सी चीज, एक मुद्रा है, लेकिन इससे जानकारी कितनी मिल रही है। एक मुद्रा है और ये मुद्रा हो सकता है सोने की हो सकता है चांदी की हो सकता है तांबे की या लोहे की हो, या किसी भी धातु की हो सकती है, किसी भी सस्ती धातु की। तो यहाँ जो सोने की अगर मान लीजिए मुद्रा है, और इतिहासकारों ने जब इसका वर्णन तैयार किया तो उन्होंने देखा, पहले क्या देखा कि इस मुहर में कोई राजा का चित्र तो नहीं है, अगर है और कोई वाद्य यंत्र है या कोई फसल है, तो अभी तीन चीजें हैं और कोई ऐसा तिथि लिखा हुआ है। इन चारों चीजों से उन्होंने वर्णन क्या तैयार किया कि इस सन में या इस समय यह राजा यहाँ शासन कर रहा था। चूंकि यह मुद्रा सोने का है, अर्थात इससे उन्होंने यह अनुमान लगाया, अर्थात ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वह राज्य जो है धन धान्य से परिपूर्ण होगा, काफी धनवान रहा होगा, धनाढ्य रहा होगा वह राज्य। आगे अगर कोई फसल का चित्र बना हुआ है तो यह भी इस बात को इंगित करता है कि उस राज्य में यह फसल पर्याप्त मात्रा में पाई जाती होगी। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये बर्तन वास्तव में ये मिट्टी के बर्तन जिसे हम मृदभांड कहते हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं कि उस समय के लोग इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के औजार वहां प्रयोग होते रहे होंगे। पाषाण काल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। उस समय जो मानव था उसके पास रहने के कोई साधन नहीं थे, वो कंदराओं में, गुफाओं में या फिर वृक्षों पे या खुले आसमान के नीचे रहता था। उसने किस प्रकार के औजार प्रयोग किए होंगे, ये प्राप्त सामग्री के आधार पर यह देखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरातात्विक साधन में और भी कई चीजें जो चर्चा की गई कि अवशेष हैं, किसी जीव के अवशेष हो सकते हैं, सामग्री के अवशेष हो सकते हैं। तो जीवित जीव के अवशेष जो होंगे उनके आयु का पता कार्बन 14 के माध्यम से लगाया जाता है। आगे देखिए, सिक्के के बारे में चर्चा हो गई। मूर्तियां जो हमें खुदाई से प्राप्त होती हैं, उस मूर्तियों से भी हमें विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है कि उस समय जैसे मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई हड्डी की, तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर मातृदेवी की जो है पूजा की जाती रही होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साहित्यिक साधन, साहित्यिक स्रोत, यह भी बहुत अच्छा विषय है कि साहित्यिक स्रोत जो हमारे क्या क्या हैं। देखिए, हर कार्य करने के कोई न कोई साधन होते हैं, चाहे लिखने के साधन हो या कहीं आवागमन के साधन हो। उसी प्रकार से इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के भी साधन हैं, जिसमें से पुरातात्विक साधन के विषय में आप लोगों को बताया गया। दूसरा है साहित्यिक साधन अर्थात साहित्यिक स्रोत। हमारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और विदेशियों के विवरण आदि ये सभी आते हैं। सोचिए कि अगर रामायण या महाभारत न होता तो हमें उनसे संबंधित घटनाओं के विषय में जानकारी न मिल पाती। इसलिए साहित्यिक स्रोत भी यानी साधन भी हमारे इतिहास की जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हमें बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत से हमारा अभिप्राय उन ऐतिहासिक किताबों से है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आगे तीसरा टॉपिक हमारा आता है विदेशियों के विवरण या वृत्तांत। विदेशियों के विवरण में
हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि मेगास्थनीज का एक विवरण है जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। आपको भी सुन के आश्चर्य होगा कि ये विदेशी जो हमारे देश में आए, जो कुछ भी देखा उसको अपने देश में ले जा करके उसका बखान भी किया, उसकी चर्चा भी की। जैसे एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब मेगास्थनीज आया तो उसने अपने इंडिका में इस बात को इंगित भी किया और वहाँ पे चर्चा भी किया कि वहाँ इस प्रकार के पक्षी भी मैंने देखे जो वास्तव में बोलते हैं, ऐसे वृक्ष भी देखे जिससे जो है शहद टपकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताया। यूनानी लेखकों में जैसे यात्रियों में मेगास्थनीज हो गए और दूसरे यूनानी रोमन लेखक टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अति विश्वसनीय भी रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं हेरोडोटस, वास्तव में जिसे इतिहास का पिता कहा गया। ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि भारत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस युद्ध का वर्णन करते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियां प्रदान की हैं। मेगास्थनीज के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिल गई। इस आधार पर जो प्रारंभिक चीज़ें इतिहास की है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि आखिर इतिहास की वो कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इतिहास को जानने और समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ठीक है, धन्यवाद।